जिंदगी के इतिहास से जो कभी चर्चित नहीं हुआ, इतिहास गवाए वो कभी परिचित नहीं हुआ। कैसे हो आप सब लोग, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं आपकी अपनी सीए कंचन गुप्ता मैम, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सबके सामने आ चुकी हूँ वापस एक दमदार सा लेक्चर लेके, जिसमें हम करने वाले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस चैप्टर की खासियत ये है कि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा प्यारा सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है ये। मैम ये इजी चैप्टर हमें तो लगा नहीं, आप कैसे इसे इजी पीजी बोल रहे हो। ये चैप्टर बेसिकली छोटी मोटी कैलकुलेशन पे बेस्ड है। इसमें कॉन्सेप्ट बहुत कम है, 2-3 बातें, लाइक इसमें हम प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसमें आपके सामने 2 मेथड आएंगे, 2 मेथड के 2 फॉर्मूलाज आएंगे, उन 2 फॉर्मूलाज के हमारे सामने ढेरों क्वेश्चंस आएंगे। तो इस चैप्टर को बहुत ही ज्यादा शानदार बना के हम रहेंगे, क्योंकि यहां पे हम टाइम लगाएंगे कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चंस पे। कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको पढ़ाऊंगी 30 मिनट में, तो आप ये समझ लो लगभग 30 से 40 मिनट में इस क्लास में ढेरों क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। इस चैप्टर से आप ये समझ लो अच्छा खासा वेटेज आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। इस चैप्टर में एक सावधानी जरूर बरतना, वरना दुर्घटना घटित हो सकती है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक चैप्टर है आपके पास थ्योरी ऑफ डिमांड, उसको जरूर पढ़ लेना। थ्योरी ऑफ डिमांड का ही दूसरा हिस्सा होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और प्रेम से सभी बच्चा बोलेगा वाह वाह, आ जाइए मिलके मचाएंगे धमाल। और देख लेते हैं कि आखिरकार मैम आज हम करने क्या वाले हैं, हमारा आज का गोल क्या रहने वाला है। तो इस प्यारे से छोटे से चैप्टर में 2 ही टॉपिक बचते हैं। एक होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की भरपूर चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट 100% कवर होगा, 100% कॉन्सेप्ट कवर रहेगा। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पे कवर रहेगी, तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। दूसरा टॉपिक यहाँ पे आपको दिख रहा है डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी के क्या डिटरमिनेंट्स होते हैं वो भी हम इस क्लास में कवर करेंगे। इससे रिलेटेड एग्जाम में एमसीक्यू भी पूछा जाता है, वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आप इजाजत दो तो हम स्टार्ट करें क्या अपना चैप्टर। यस मैम बिल्कुल 100%, प्रेम से बोलो वाह वाह। तो अब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का सिंपल सा मतलब है, देखो ये जितनी भी रबर आपको दिख रही है सब में इलास्टिसिटी है। इनको आप खींचोगे तो ये चेंज होगी, इनमें खिंचाव आएगा, कभी कम होगी तो कभी ज्यादा होगी। तो इलास्टिसिटी का मतलब सिंपल सा है, खिंचाव कितना है किसी चीज में। अगर मैं इलास्टिसिटी की बात करूं तो हमें ये देखना होता है, ये तो हमें पता है ना कि प्राइस के ज़्यादा होने से डिमांड कम होती है। ये कौन बताता है मैम, ये लॉ ऑफ डिमांड बताता है। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड ने हमें डायरेक्शन तो बता दी कि प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो डिमांड नीचे आ रही होगी, प्राइस अगर नीचे आएगा तो डिमांड ऊपर जाएगी। ये लॉ ऑफ डिमांड ने हमें डायरेक्शन तो बता दी, बट द प्रॉब्लम ये कि प्राइस के ज़्यादा होने पे डिमांड जब कम हो रही है तो ये कितनी कम हो रही है, अप टू व्हाट एक्सटेंट, ये कितनी कम हो रही है, कितना परसेंट इसमें चेंज आ रहा है। ये जो कितनी कम हो रही है, कितना परसेंट इसमें चेंज आ रहा है, ये बात हम सीखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वन फैक्टर ऑन विच डिमांड डिपेंड। क्योंकि वी ऑल नो कि जो डिमांड चेंज होती है वो चेंज होती है ड्यू टू दी फैक्टर। तो डिमांड अगर चेंज हो रही है तो वो किसकी वजह से चेंज हो रही होगी मैम, फैक्टर की वजह से। तो कितनी चेंज हो रही है, तो चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन फैक्टर कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना चेंज आ रहा है। आइए अब यहाँ पे यही चीज हम समझा चुके हैं आपको कि लॉ ऑफ डिमांड हमें डायरेक्शन बताता है, बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताता है कि एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी में चेंज हो रही है, कितना परसेंटेज चेंज हो रही है। तो ये हमें समझने से पहले एक चीज आपको सिखाना है, इस पे ध्यान दो सभी बच्चा, कि जो अब हम इलास्टिसिटी पढ़ने जा रहे हैं, इलास्टिसिटी हमारी 1 भी होगी, कुछ मेजर्स है जो आपको सीखने हैं। इलास्टिसिटी हमारी 0 के बराबर भी होगी, इलास्टिसिटी हमारी इंफिनिटी भी हो सकती है, इलास्टिसिटी हमारी लेस देन 1 भी होगी, और इलास्टिसिटी हमारी ग्रेटर देन 1 भी होगी। इसको बोलते हैं बेटा यूनिट इलास्टिक, यूनिटरी भी आप बोल सकते हो, यूनिट भी बोल सकते हो। इसको बोलते हैं जीरो इलास्टिसिटी, इसको बोलते हैं इंफिनिटी इलास्टिसिटी, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी लेस देन 1,
इसको बोलते हैं मोर इलास्टिसिटी, या इसको लेस इलास्टिसिटी भी बोलते हैं और इसको मोर इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, मोर देन वन भी बोलते हैं। अब सिंपल सी बात ये है कि हम जब भी इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो हमें सिर्फ दो ही चीजें लेनी है इलास्टिसिटी के अंदर। प्राइस को कंपेयर करना है क्वांटिटी से, प्राइस को कंपेयर करना है क्वांटिटी से। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर आपको दिया गया है, प्राइस। आपको प्राइस के साथ ही इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करना है, अदर फैक्टर के साथ आपके सिलेबस में अभी नहीं है। जब आगे जाओगे, फर्दर स्टडी करोगे, तब आएगी। अब देखो, प्राइस में चेंज जितना हुआ, क्वांटिटी डिमांड भी उतनी चेंज हुई, मतलब दोनों में सेम चेंज। अगर प्राइस बढ़ के इतना हुआ तो डिमांड भी इतने से ही कम हुई। दोनों में इक्वल चेंज जब होता है उसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिक। और अगर मैं बोलूं कि मेरा प्राइस तो चेंज हुआ लेकिन क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज ही नहीं आया, नो चेंज। क्वांटिटी डिमांड में चेंज नहीं है, मतलब प्राइस तो चेंज हुआ लेकिन डिमांड अपनी जगह स्थिर है, डिमांड में नो चेंज। जब डिमांड में कोई चेंज ही नहीं हुआ तो इलास्टिसिटी क्या होगी? जीरो। इलास्टिसिटी क्या होगी? जीरो। अब इन्फिनिटी कब होती है? जब प्राइस में कोई चेंज ना हो, नो चेंज इन प्राइस। प्राइस में कोई चेंज नहीं है लेकिन डिमांड चेंज हो गई, डिमांड चेंज हो रही है। इसको बोलते हैं E इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ फिर भी डिमांड बढ़ गई। आइए, E लेस देन 1, मतलब कि प्राइस में चेंज ज्यादा हुआ, डिमांड में चेंज कम हुआ। प्राइस में चेंज ज्यादा हुआ, डिमांड में चेंज कम हुआ, इसको बोलते हैं कम इलास्टिसिटी, लेस इलास्टिसिटी। और मैं बोलूं कि प्राइस में चेंज कम हुआ, डिमांड में चेंज ज्यादा हुआ, तो इसको बोलते हैं ज्यादा इलास्टिसिटी। मैंने गोले गोले सिर्फ एक ही चीज आपको दिखाने के लिए बनाए हैं कि सब कुछ डिपेंड करेगा डिमांड पे। डिमांड बराबर चेंज हुई है तो यूनिट, डिमांड में कोई चेंज नहीं है तो नो इलास्टिसिटी, डिमांड में ही सिर्फ चेंज हुआ है तो इन्फिनिटी, डिमांड में चेंज कम हुआ है तो लेस इलास्टिक, डिमांड में चेंज ज्यादा हुआ है तो मोर इलास्टिक। ये बात याद रहेगी, ये बहुत काम की चीज है। अब आपको इसका कर्व याद रखना है। इसका कर्व होता है इस तरह से, इसको बोला जाता है हाइपरबोला। अच्छा, पहले हाइपरबोला देख लो। अब यहां पे आओ, यहां पे इसका कर्व होता है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि प्राइस में ही बस चेंज हो रहा है, डिमांड अपनी जगह फिक्स है, इसको बोला जाता है वर्टिकल। इसमें देखो, इसमें प्राइस अपनी जगह फिक्स है, प्राइस अपनी जगह फिक्स है लेकिन चेंज क्या हो रहा है? डिमांड। इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, ये देखो, ये क्या है हमारा? E लेस देन 1। तो जब आप इसका कर्व बनाओगे, इसका कर्व कुछ इस तरह से जाएगा, स्टीपर, नीचे की ओर एकदम गिरा हुआ। इसका कर्व आप बनाओगे तो इसका कर्व कुछ ऐसा बनेगा, फ्लैटर टाइप का, फैला हुआ। मैम ऐसे कैसे? क्योंकि ध्यान दो, यहाँ पे प्राइस में चेंज ज्यादा हो रहा है, मतलब पहले मेरा प्राइस इतना था, फिर प्राइस में मेरा पे चेंज क्या हुआ? इतना सारा चेंज हुआ। और डिमांड में देखो सिर्फ इतना सा चेंज हुआ। डिमांड पे जाओ, सिर्फ इतना सा, मतलब प्राइस इतना सारा चेंज हुआ, डिमांड सिर्फ इतनी सी चेंज हुई। और नीचे जाओ, और यहाँ पे प्राइस इतना चेंज हुआ, वापस से जाओ, डिमांड सिर्फ इतनी सी चेंज हुई। मतलब प्राइस में चेंज ज्यादा है, डिमांड में चेंज कम है। और यहाँ देखो उल्टा होगा, प्राइस को चेंज करके यहाँ आ जाओ, ठीक है जी। अब देखो डिमांड, मतलब प्राइस में इतना सा चेंज हुआ तो डिमांड में इतना सारा चेंज हो गया, इतना सारा, तो डिमांड में चेंज ज्यादा है। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर इलास्टिसिटी। यहाँ कर फ्लैटर या स्टीपर या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या हाइपरबोला। आइए अब बात करते हैं जो इलास्टिसिटी होती है इसको कैलकुलेट करें, कैसे करें। इसको कैलकुलेट करने के 3 टाइप्स होते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। हालांकि 7 फैक्टर हैं तो ये 7 तरह की भी कैलकुलेट की जा सकती है, लेकिन आपके सिलेबस में टाइप्स सिर्फ और सिर्फ 3 हैं, लेकिन सिलेबस में जो डिटेल्ड में सिखाया गया है तो सिर्फ और सिर्फ इसको ही सिखाया गया है, प्राइस इलास्टिसिटी मेथड को। ये दोनों सिलेबस आपके, दोनों ही मेथड आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हम सिर्फ किस पे फोकस करेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी पे। चलिए, प्राइस इलास्टिसिटी सिंपल सी बात है, प्राइस में चेंज होने की वजह से
प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज हो रहा है। तो इस इलास्टिसिटी को कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं साहब, प्रोपोर्शनल मेथड, आउटले मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड हमारे सीबीएसई वाले बच्चों के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ स्टेट बोर्ड वाले बच्चों का हिस्सा होता है, तो सीबीएसई वालों को ये पढ़ने की जरूरत कतई भी नहीं पड़ेगी। आइए नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम करेंगे अपना परसेंटेज चेंज मेथड। परसेंटेज चेंज मेथड की हम बात करेंगे कि आखिरकार ये क्या होता है। इस मेथड को प्रोपोर्शनल मेथड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोपोर्शनल। अब इसमें आपको कुछ फॉर्मूलाज याद रखने हैं, जो मैं बोलूँ वो फॉर्मूला जरूर याद रखना। हालांकि हर एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला बना हुआ है, ये आप जानते हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप रिवीजन ही कर रहे होगे, डिटेल तो एक बार पढ़ चुके होगे, इतना भी बर्बाद थोड़ी ना करके बैठे होगे खुद को। एक ये फॉर्मूला, एक तो ये फॉर्मूला कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कभी कभी सीधे क्वेश्चन दिया होता है कि डिमांड में इतना परसेंट चेंज है, प्राइस में इतना परसेंट चेंज है, तो क्या करोगे, डिमांड के चेंज को डिवाइड कर दोगे प्राइस के चेंज से। मैम आगे माइनस का सिंबल क्यों है? माइनस का सिंबल इसलिए क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में भी माइनस का रिश्ता है, इनवर्स रिलेशन है, तो आंसर माइनस में ना आए तो इसीलिए पहले से माइनस लगा देते हैं ताकि आंसर आपका प्लस में आए। अच्छा, एक ये याद रखो, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ये आपको निकालना। डेल्टा क्यू कैसे निकलता है? डेल्टा क्यू कैसे निकलता है? डेल्टा क्यू कैसे निकलता है ये ध्यान दो। डेल्टा क्यू का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी। अब ये कैसे निकलेगा चेंज इन क्वांटिटी? इसका सिंपल सा फॉर्मूला है Q1 माइनस Q0। ऐसे डेल्टा P कैसे निकालोगे? P1 माइनस P0। यहाँ पे P का मतलब क्या होता है? P0। Q का मतलब क्या होता है? Q0। P0 मतलब ओरिजिनल प्राइस, Q0 मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी, और Q1 मतलब न्यू क्वांटिटी, और P1 मतलब न्यू प्राइस। आइए, तो ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, यही मैंने अभी आपको बताया। ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। When price of a quantity falls by 40%, the quantity demand of it increase by 80%। आपसे बोला इलास्टिसिटी निकालो। सिंपल सा फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी को निकालने का, माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और आपको सीधे सीधे दिया है, लिख दो यहाँ पे कितना दिया है मैम, 80% डिवाइडेड बाय 40%, आगे माइनस का सिंबल, इसको सॉल्व कर दो, आंसर क्या आएगा? आंसर हमने लिखा है 2। कितना आएगा? 2। चलिए जी, ये क्या हो गई? इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोजिंग द इनिशियल प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज 4। इन्होंने कहा इनिशियल प्राइस मतलब कि P0 इन्होंने आपको दिया है, कितना है? P0 4 है पर यूनिट, एंड द इनिशियल डिमांड, इन्होंने कहा कि जो Q0 है दैट इज इक्वल टू व्हाट? इनिशियल डिमांड फॉर आइसक्रीम इज 1 कप ओनली। इफ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम इज फॉल टू ₹2, इन्होंने कहा कि भाव चेंज हो गया, जो नया प्राइस आया है दैट इज 2, एंड डिमांड कितनी हो गई? डिमांड भी चेंज हो गई, जो नई डिमांड है Q1 वो है बराबर 4, मतलब प्राइस गिरा, डिमांड बढ़ गई। अब आपसे बोला है कि फाइंड आउट द इलास्टिसिटी बाय यूजिंग परसेंटेज चेंज मेथड। चलो निकालो, फॉर्मूला तो पता ही है क्या होता है, डेल्टा क्यू माइनस लगा देना डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, यही होता था। यस। अब सबसे पहले मुझे बताओ कि डेल्टा क्यू कितना आएगा? डेल्टा क्यू क्या होता था मैम? Q1 माइनस Q0, Q1 माइनस Q0 मतलब 4 माइनस 1, ये कितना आ गया? 3। सॉरी 4 माइनस 1 कितना आ गया? देख रहे हो कैसे हम कुछ बोल रहे हैं कुछ लिख जाते हैं, ऐसे ही होता है। 4 माइनस 1 ये कितना आ गया? ये आ गया 3। नेक्स्ट निकालो डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या होगा? P1 माइनस P0, बताओ कितना आएगा? 2 माइनस 4, ये क्या आ गया? माइनस का 2। चलो डेल्टा क्यू कितना है? डेल्टा क्यू है मैम 3, डेल्टा पी कितना है? माइनस का 2, ये माइनस का सिंबल यहाँ लगा दो, इंटू पी। पी कितना है? पी मतलब P0 4, क्यू मतलब Q0 कितना है? 1। इसे सॉल्व करो, कितना आएगा?
माइनस से माइनस कट गया, 2 2 4, 3 2 6, कितना आ गया इलास्टिसिटी? मैम इलास्टिसिटी आ गया 6। चेक कर लो क्या हमारा आंसर सही है? यस। तो इलास्टिसिटी क्या है? मोर देन 1, इसको क्या बोलेंगे? मोर इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन प्राइस ऑफ राइस इज ₹10 पर kg एंड इट्स डिमांड इज 100, इन्होंने क्या बोला? जो प्राइस है वो कितना है? 10, मतलब P0, तो जो उसकी डिमांड थी मतलब Q0 वो कितना था? 100 किलोग्राम। When the price rises by 10 पर kg, प्राइस जो है वो कितने से बढ़ गया? प्राइस राइज बाय, यहाँ पे देखो वर्ड क्या लिखा है? राइजेस बाय, यानी कि जो प्राइस पहले 10 रुपए था वो राइजेस बाय 10 पर kg, तो जो न्यू प्राइस है वो अब कितना आ गया? 20। क्यों? 10 से बढ़ गया। यहाँ पे अगर 2 लिखा होता, ये लिखा होता कि प्राइसेस राइजेस टू 20, तो हम सीधे सीधे क्या ले लेते? 20, लेकिन यहाँ क्या लिखा? बाय, तो इसमें 10 ऐड ऑन कर देंगे। एंड इट्स डिमांड फॉल बाय 20 kg, प्राइस बढ़ गया तो जो न्यू डिमांड थी वो कितनी हो गई? 80, क्योंकि वो 20 से गिर गई। अब बस इसमें कैलकुलेट करना है, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना आपका काम है। आंसर सभी बच्चा बताना कितना आ रहा है। सॉल्यूशन हमने फिर भी चेक करने के लिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है। चलो सेम एक और क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, इसे आप खुद सॉल्व करोगे, पर मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगी पहले। डिमांड फॉर अ गुड इज 100 यूनिट व्हेन इट्स प्राइस इज 5, इफ डिमांड फॉल टू 75 ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, एस्टिमेट द न्यू प्राइस गिवन। अब देखो उल्टा हो गया, इसमें इन्होंने आपको ईडी ऑलरेडी दे रखा है, ईडी ऑलरेडी दे रखा है, और आपसे बोला है कि P1 बताओ। क्या बताओ? P1, बाकी सब तो दे रखा है, बस P1 मिस है। डिमांड फॉर अ गुड्स इज 100 व्हेन इट्स प्राइस इज 5, यानी कि P0 कितना है? 5, तो Q0 कितना हो गया? 100। इफ डिमांड फॉल्स टू 75, डिमांड घट के कितनी रह गई? 75, Q1 कितना है? 75, और P1 आपको पता नहीं है, यही तो हमें कैलकुलेट करना है। चलो इसको X मान लो, और आपको बोला है कि ED इज इक्वल टू -1। सॉल्व करो अब इसको। ED इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P इंटू P/Q, वैल्यू पुट कर दो। डेल्टा Q कितना आ जाएगा? 75 माइनस 100, तो कितना आ गया? माइनस का 25। हाँ, अब निकालो यहाँ पे डेल्टा P कितना आएगा? डेल्टा P P1 माइनस 3, यानी कि x माइनस 5। रखो इस वैल्यू को यहाँ पे, माइनस का सिंबल, अंदर माइनस का 25, डेल्टा P कितना हो गया? डेल्टा P हो गया मैम x माइनस 5, P कितना है हमारे पास? P है 5, Q कितना है? Q है 100। सॉल्व कर दो अब इसको। यहाँ पे कितना आ जाएगा मैम? ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1। अब क्या करोगे? यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। किसकी वैल्यू निकालोगे? x की वैल्यू। चलो x की वैल्यू निकालो पहले। एक चीज और ध्यान देना, इन्होंने क्या बोला है? गिवन प्राइस, हाँ, यूनिट ड्यू टू इन प्राइस एस्टिमेट द न्यू प्राइस। न्यू प्राइस आपको निकालना है। चलो x की वैल्यू निकाल लो, जो x की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। इसे सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आपका आएगा कुछ ये हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 6.25। सभी बच्चे एक बार कमेंट में बताओ करके क्या यही आपका आंसर आ रहा है? चलिए कैलकुलेशन आप सब खुद सॉल्व करोगे, क्योंकि इतना भी टाइम नहीं लेंगे हम कि कैलकुलेशन कराएं, क्योंकि काफ़ी बच्चों के लिए मोनोटनस हो जाएगा वरना सेशन। कैलकुलेशन बहुत सिंपल सी आप खुद सॉल्व करोगे। एक ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन श्योरली आपको होमवर्क पे करना है, क्योंकि सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें क्यू निकालना है। जैसे वहाँ पे पी निकालना था, यहाँ पे आप लोगों को क्यू निकालना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथड की बारी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और एग्जाम में आता ही आता है। टोटल आउटले मेथड हमारे एक्सपेंसेस पे बेस्ड है। आउटले का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, जो आपकी पॉकेट से आउट हो जाए। आउटले, समोसा खाते हो तो क्या होता है? पैसा आउट होता है, खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। तो ये मेथड किस पे बेस्ड है? एक्सपेंडिचर पे। जैसे अभी तक हम प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर रहे थे, तो ईडी हमारा कभी 1 आता था, कभी 2, कभी 3।
इस मेथड के अंदर कभी भी हम एग्जैक्ट कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी नहीं पता कर पाते हैं। हमें सिर्फ इस मेथड के अंदर तीन ही चीजें पता लगती हैं, या तो वो हमारा E इज इक्वल टू 1 होगा, मतलब यूनिट इलास्टिक होगा, या फिर हमारा लेस इलास्टिक होगा, या फिर हमारा मोर इलास्टिक होगा। हम एग्जैक्ट नहीं पता लगा सकते 0.25, 0.3, 0.75, 7, 2, 3 नहीं। यहां पे हमें सिर्फ तीन ही चीजें पता लगती हैं, यही तीन केस, यही आपके एग्जाम में आते हैं। आपसे पूछा जाएगा बताओ, टेबल दे दी जाएगी, यूनिट इलास्टिक है, मोर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो इसको पहचानोगे कैसे, आओ देखते हैं। जब हमारा E इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, पहले मैं ये वाला केस कराऊंगी। जब हमारा E इज इक्वल टू 1 होगा तब क्या होगा, ध्यान दो, यूनिट इलास्टिक की हम बात कर रहे हैं। यहां पे हमारा जो समोसा है, समोसे का भाव है मान लो 2 रुपया, समोसे का जो प्राइस है वो कितना है, 2 रुपया। आप कितना समोसा खाते हो, मैम 4। आप टोटल कितना खर्चा करोगे, मैम 8। कैसे, 2 रुपए का एक समोसा, टोटल 4 समोसे खाऊंगा तो टोटल खर्चा कितना हो गया, 8 रुपया। अब भाव सस्ता होके कितना हो गया, 1 रुपया, 1 रुपया। अब आप कितने समोसे खा रहे हो, 8। अभी भी आपका खर्चा कितना है, 8 इंटू 1 8। यानी कि जब हमारे प्राइस में कम या ज्यादा हो, उसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज ना हो, नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिक। जहां पे हमारे प्राइजेस तो कम ज्यादा हो रहे हैं, देखो प्राइजेस तो हमारे कम ज्यादा हो रहे हैं, प्राइस कभी डिक्रीज होगा कभी इंक्रीज होगा, लेकिन जो हमारा टीआर है, टीआर मतलब टोटल रेवेन्यू, मतलब कि जो हमारे एक्सपेंडिचर है वो हमारे कांस्टेंट हैं, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा, वो अनचेंज्ड है। वो कैसे हैं, अनचेंज्ड है। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट इलास्टिक। क्लियर। अब नेक्स्ट केस देखो, अब करते हैं E लेस देन 1। E लेस देन 1, लेस देन 1 में क्या होता है, ध्यान दो, प्राइस था 2 रुपया, आप खा रहे थे 3 समोसे, आप खर्चा कितना कर रहे थे, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। भाव कितना हो गया, 1 रुपया, आप खा रहे हो 4 समोसे। अब मुझे बताओ कितना खर्चा है, 1 इंटू 4, 4 1 जा 4। यहां पे ध्यान दो, प्राइस गिरा तो डिमांड गिरी। सिमिलरली अगर ये प्राइस बढ़ता तो डिमांड बढ़ती। जहां पे प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में चलते हैं, दोनों या तो साथ में बढ़ते हैं या साथ में गिरते हैं, उसको बोला जाता है लेस इलास्टिक, लेस इलास्टिक। क्लियर। आओ वापस से देखो इस चीज को, E लेस देन 1, प्राइस एंड एक्सपेंडिचर मूव्स इन सेम डायरेक्शन। प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो टीआर बोले तो एक्सपेंडिचर्स ये भी इंक्रीज हो रहा है, प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा है, ये होता है लेस देन 1। नेक्स्ट क्या है, ग्रेटर देन 1। 2 समोसा खा रहे हो, सॉरी 2 रुपए प्राइस है, 4 समोसा खा रहे हो, 4 समोसे की डिमांड कर रहे हो, मुझे बताओ कितना खर्चा आएगा, 2 इंटू 4 मैम 8। फिर प्राइस घटा, एक समोसे की डिमांड बढ़ गई, ओ माय गॉड, अब कितना खर्चा कर रहे हो मैम 10। यानी कि प्राइस के घटने पे डिमांड क्या हो रही है मैम, बढ़ रही है। कैसा रिलेशन हुआ, इनवर्स, दोनों इनडायरेक्ट चल रहे हैं। प्राइस बढ़ता है टोटल खर्चा घटता है, प्राइस घटता है टोटल खर्चा बढ़ता है। जहां पे ये इनवर्स रिलेशन आ जाए प्राइस और एक्सपेंडिचर में, उसे बोलते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी, मतलब मोर देन 1। आइए, जहां पे प्राइस एंड एक्सपेंडिचर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब प्राइस बढ़ता है तो जो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज, और जहां पे प्राइस डिक्रीज हो रहा है वहां पे हमारे टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इंक्रीज। इसे बोलते हैं डिमांड इज सेड टू बी इलास्टिक, मतलब कि मोर इलास्टिक। क्या बोलेंगे इसको, मोर इलास्टिक। आइए अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ, लाइक दिस करो। Find the degree of elasticity of demand in the following cases using total expenditure method। क्लियर कट आपको बोला जाएगा एग्जाम में कि कौन सा मेथड यूज करना है। 2 ही मेथड है आपके पास, या परसेंटेज चेंज मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड सबसे ज्यादा इजी होता है, ध्यान दो। पहला केस ले लो, पहला केस ये सिचुएशन है, प्राइस क्या हो रहा है मैम, प्राइस हमारा बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांड। अब टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करो, 100 रुपये 100 खरीद रहे हो, 8 का भाव है तो कितना खर्चा कर रहे होंगे मैम हम, 800। कितना खर्चा कर रहे हैं, 800। और नीचे देखो
अगर प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी 90 खरीदते हैं तो खर्चा कितना हो रहा है 900। अब मुझे बताओ हुआ क्या मैम, प्राइस के बढ़ने पे डिमांड बढ़ गई, प्राइस के बढ़ने पे डिमांड बढ़ गई, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, बताओ क्या होगा मैम। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो आपने बताया था इसको बोला जाता है लेस इलास्टिक। देखो यहाँ कहीं लिखा होगा, सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या होता है लेस इलास्टिक। आइए लिख लूं यहाँ पे, यस मैम ये क्या हो गया हमारा लेस इलास्टिक। नेक्स्ट केस देखो, यहाँ पे भी निकाल लो, यहाँ कितना आ जाएगा 800, यानी कि प्राइस के कम ज्यादा होने पे टीआर में कोई भी चेंज ना हो, इसे क्या बोलते हैं यूनिटरी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे निकालो 800, 700, यानी कि प्राइस तो बढ़ रहा है ये घट रही है, इनवर्स अपोजिशन डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे मोर इलास्टिक। ये सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपको पहचानना होता है यूनिट होगा, लेस होगा या मोर होगा। एक क्वेश्चन, ये तो आंसर है उसी का ही जो हमने आपको सॉल्व करा दिया, ये पूरा उसी का सॉल्यूशन है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करो सभी। अ कंज्यूमर परचेज 50 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस इज 20, मतलब कि जो भाव 20 रुपए है, जो प्राइस है वो 20 है, तो आप कितनी कमोडिटी खरीदते हो 50। ही स्टार्टेड बाइंग 100 यूनिट्स, आप 100 कब खरीदोगे, देन व्हेन इट्स प्राइस फॉल टू 10, प्राइस घट के कितना रह गया 10, तो अब टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लो। जो आपका एक्सपेंडिचर है वो किसी का रेवेन्यू भी होता है, तो कभी कभी टी की जगह टीआर भी लिखा आ जाता है। बताओ कितना आएगा मैम, ये आ जाएगा हमारा 1000। नीचे बताओ 1000। बताओ कौन सी इलास्टिक आएगी, जब खर्चों में कोई चेंज ना हो, सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा हो, तो इसे क्या बोलते हैं मैम यूनिटरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये आंसर है ऑलरेडी यहाँ लिखा होगा कि यूनिटरी इलास्टिक है, आप देख लेना, मन करे देख लेना, नहीं मत देखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्राइस ऑफ एप्पल आईफोन गोज अप टू 5%, जो प्राइस है वो कितना हो गया एप्पल का मैम, जो प्राइस है वो बढ़ गया 5% से, एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इट ऑल्सो गोज अप। ओ माई गॉड, देखो दोनों बढ़ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, जब दोनों बढ़ते हैं तो क्या होता है लेस इलास्टिक। आप सब कमेंट करके मुझे आंसर जरूर देना। इज इट क्लियर? यस मैम, तो इसका सॉल्यूशन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, if the demand for a goods is inelastic and increase in its price will cause the total expenditure of the consumer, बताओ क्या होगा। इसका आंसर सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि हमने इतनी मेहनत से पढ़ाया है, इसका आंसर आप सबको देना बनता है। इस क्वेश्चन नंबर का आंसर सभी बच्चे देंगे, #क्वेश्चन लिख के आंसर देना। चलो ये हम ऑलरेडी आपको कवर करा चुके, ग्राफ बनाना लास्ट टॉपिक है अब आपका। आइए कुछ भी नहीं छूटा है, एक एक चुन चुन के चीजें कवर करिए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस, जैसे हमने डिमांड के डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे ना, ऐसे प्राइस इलास्टिसिटी के भी है कि कब हमारी प्राइस इलास्टिसिटी कम होगी, कब हमारी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। आओ बहुत सिंपल है, कुछ भी घबराने की वाली बात नहीं, बुक में देखोगे बहुत टफ लगेगा। कब ज्यादा इलास्टिक होगा, कब कम। मुझे सिंपल सी बात बताओ, जब हमारे पास ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होंगे तो उन केस में ज्यादा इलास्टिक होगा कि नहीं? यस, क्योंकि मुझे पता है ना टी का सब्स्टिट्यूट कॉफी अवेलेबल है, तो टी के प्राइस में अगर थोड़ा सा भी चेंज आएगा ना, तुरंत उसकी डिमांड में बहुत चेंज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं तुरंत टी से उछल के कॉफी पे पहुंच जाऊंगी। यानी कि जिनके ज्यादा सब्स्टिट्यूट है वहां पे बेटा मोर इलास्टिक होता है, मतलब जिनके ज्यादा सब्स्टिट्यूट वहां पे ज्यादा इलास्टिसिटी, अगर कम सब्स्टिट्यूट है तो लेस इलास्टिक। जैसे कि शुगर, सॉल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं दिखता, तो सॉल्ट कितना भी महंगा क्यों ना हो जाए, सॉल्ट की डिमांड में कोई चेंज नहीं आने वाला। नेक्स्ट देखो, पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन अ कंज्यूमर बजट, मतलब जो चीजें हमारे बजट में ज्यादा हिस्सा रखती हैं। जैसे मुझे पता है कि हमें पता है कि आपके पापा आपको 1000 रुपये महीना देते होंगे, 1000 रुपये में से आपको ये पता है कि 900 रुपये तो आपको अपनी स्टेशनरी पे, अपने मोबाइल फोन पे, अपने पेन कॉपी पे, इन सब चीज़ों में खर्च करने हैं, और आपको ये पता है कि 100 रुपये आपको हर महीने सेव करने हैं, करने क्योंकि आपका बर्थडे आ रहा है, आपको पार्टी देनी है। अब मुझे एक बात बताओ, कटौती करनी होगी तो किस में करोगे? मैम इसमें तो नहीं कर सकते, क्योंकि तो 100 रुपये का अमाउंट है तो डालना ही डालना पड़ेगा, इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसमें नो चेंज। यानी कि जहां पे हम 900 रुपये खर्च कर रहे हैं, मतलब ज्यादा अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, वहां पे थोड़ा सा कम करेंगे, 2-3 चीजें अगले महीने के लिए होल्ड कर लेंगे।
तो जहां पे आप हायर पोर्शन ऑफ द इनकम खर्च कर रहे हो वहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा है, और जहां पे लेस खर्च कर रहे हो वहां पे लेस इलास्टिसिटी। अच्छा, कोई गुड्स ऐसे हैं जिनमें मतलब मैं बोल सकती हूँ कि नेचर ऑफ द नीड ऑफ दैट कॉमोडिटी सेटिस्फाई। मतलब एक होता है हमारा लग्जरी गुड्स। अब लग्जरी गुड्स अगर आप नहीं खरीदोगे तो आप मर तो नहीं जाओगे ना। यानी कि लग्जरी गुड्स में अगर भाव बढ़ गया तो सडनली उसकी डिमांड चेंज होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन नेसेसिटी गुड्स, दवाई वगैरह थोड़ी सी अगर महंगी भी हो जाएंगी ना तो उनकी डिमांड पे कोई चेंज नहीं आएगा, लेस इलास्टिक। नंबर ऑफ यूजेस, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मिल्क का लिया था, जिन गुड्स के मल्टीपल यूजेस होते हैं, मल्टीपल यूजेस, उनके भाव में थोड़ा सा चेंज होने पे भी उनकी डिमांड में बहुत चेंज आ जाता है, बहुत इलास्टिक होती है। और जिनका यूज ही नहीं है बहुत ज्यादा, जिनके सिंगल यूजेस हैं, जिनके सिंगल यूजेस हैं, अब उनका आप भाव चेंज भी कर लो। जैसे सॉल्ट के भाव को कितना भी चेंज कर लो उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आना। उसका काम एक ही है, वो सब चीज को नमकीन बनाएगा, तो उसके भाव में कितना भी चेंज कर लो उसकी लेस इलास्टिसिटी रहने वाली है। टाइम पीरियड, आपको पता है कि किसी चीज को खरीदने के लिए मेरे पास 10 साल है, तो मैं आज के दिन उसकी डिमांड कम कर दूंगी ना अगर मुझे लगेगा कि चीज महंगी है। तो जिनको मुझे पता है कि मैं इनकी डिमांड को थोड़े टाइम के लिए छोड़ सकती हूँ, इसमें डिमांड कम ज्यादा होने के ज्यादा चांस है। और जो चीज मुझे आज की आज चाहिए, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो जाए, उसकी डिमांड मैं आज ही करूंगी, तो उसमें लेस इलास्टिसिटी है। ये इसी से निकल के आया है। जिसको मुझे आज ही यूज करना है, इमीडिएट यूज है, उसमें लेस इलास्टिसिटी। जिसको मुझे को बाद में चाहिए उसमें मोर इलास्टिसिटी। कंज्यूमर हैबिट, जिस चीज की मुझे लत लग गई, जिसकी एडिक्टेड मैं बन गई बेटा, वो चीज चाहे कितनी भी महंगी हो जाए मुझे चाहिए, उसकी डिमांड में कम ज्यादा नहीं कर सकती, लेस इलास्टिक। और जिस चीज की मैं एडिक्टेड नहीं हूं, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं खरीदूंगी, महंगी है मैं नहीं खरीदूंगी, मुझे पसंद नहीं मैं नहीं खरीदूंगी, मतलब मैं क्या कर रही हूं, मैं नहीं खरीदूंगी, मतलब मैं डिमांड में कम ज्यादा कर सकती हूँ। तो ज्यादा इलास्टिसिटी, जहां डिमांड कम ज्यादा हो जाए ज्यादा इलास्टिसिटी, जहां डिमांड चेंज होने का रास्ता ना रखे, कम चेंज हो, कम गुंजाइश हो, लेस इलास्टिसिटी। टाइड डिमांड, मतलब ऐसे गुड्स जो एक साथ जॉइंटली खरीदे जाते हैं, जॉइंटली, उनमें लेस इलास्टिक होती है। जैसे कि अगर कार खरीदी है तो पेट्रोल भी अब आपको खरीदना ही पड़ेगा। जो गुड्स एक दूसरे से टाइड नहीं है उनमें हाई इलास्टिसिटी होती है, हाई इलास्टिसिटी होती है, क्योंकि उनके प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने पे उनकी डिमांड बहुत चेंज हो जाती है। जैसे टी एंड कॉफी ले लो, प्राइस टी का चेंज होगा, डिमांड कॉफी की चेंज हो जाएगी। प्राइस लेवल, मीडियम रेंज जो होते हैं गुड्स के उनमें ज्यादा इलास्टिक होती है, और बहुत महंगी और बहुत सस्ती चीजों में इलास्टिसिटी ज्यादा नहीं होती। क्वेश्चन करो, आइडेंटिफाई द फैक्टर विच जनरली कीप्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड लो। उन फैक्टर को आइडेंटिफाई करो, identify the factor which generally keeps the price elasticity of demand for a good low। ये कह रहे हैं कि जहां पे इलास्टिसिटी लो हो, बताओ इसका आंसर जल्दी से मैसेज करके सभी बच्चे बताओ। जिन गुड्स के वेराइटीज यूजेस हो, मैम ज्यादा यूजेस ज्यादा इलास्टिसिटी, वेरी लो प्राइस, मैम बहुत कम प्राइस है किसी गुड्स का तो डेफिनेटली इलास्टिसिटी लो होगी। पर और भी देखो, क्लोज सब्स्टिट्यूट है, जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी। हाई प्रोपोर्शन खर्च कर रहे हो, मतलब ज्यादा इनकम जहां खर्च हो रही है वहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा, तो लो इलास्टिसिटी कहां होती है, बी पे। चलिए जी, चलिए अब हम करेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और अब बहुत सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं, दमदार क्वेश्चंस जो कि पेपर में आते हैं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में बहुत छोटे छोटे 2 फॉर्मूलाज हैं, लेकिन उन फॉर्मूलाज का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक उनको यूज करके आप हजारों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर लेते हो। चलिए जी, अब हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स तो खत्म अपने कर लिए हैं, लेकिन अब जो टाइम मुझे देना है वो देना है क्वेश्चन प्रैक्टिस से, क्योंकि हमने जितना भी पढ़ा उसका कोई अर्थ नहीं जब तक हम क्वेश्चंस में समर्थ नहीं। तो क्वेश्चंस में समर्थ बनने के लिए अब करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। चलो धुआंधार तरीके से सारे क्वेश्चंस को अब हम 1 बाय 1 उड़ाएंगे जल्दी जल्दी। चलिए, प्रैक्टिस इज द मस्ट। इस चैप्टर में ना थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना इस चैप्टर में, आप सोच लेना कि कुछ नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चंस में पढ़ने
पढ़ने की क्या थी बात, पढ़ने में तो हमें प्राइस इलास्टिसिटी समझना था, हमने आराम से सीख लिया। प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, परसेंटेज चेंज फॉर्मूला और एक हो गया हमारे आउटले मेथड मतलब एक्सपेंडिचर मेथड, ये दोनों भी हमने समझ लिए। तो इन दोनों मेथड पे बेटा किसी पे भी आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है और अब उसी क्वेश्चन को जम के हमें करना है प्रैक्टिस के फॉर्म में। आइए सबसे पहले क्वेश्चन सभी बच्चा साथ में पढ़ेगा। क्वेश्चन क्या है, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एक्स, मतलब कोई एक्स कॉमोडिटी है, एक्स गुड्स है, उसका प्राइस गिर जाता है फ्रॉम 5 रुपीज पर केजी टू 4 रुपीज पर केजी। तो इन्होंने सिंपल सी बात बोली कि कोई कॉमोडिटी है जिसका प्राइस पहले हुआ करता था 5 एंड अभी जो उसका प्राइस हो गया है वो भाव गिर के कितना हो गया है 4। तो हम बोल सकते हैं कि पुराना भाव P0, नया भाव P1। ये कॉमोडिटी का नाम क्या है, मैं यहां पे लिख देती हूँ गुड्स एक्स। अच्छा, एंड द डिमांड फॉर कंज्यूमर ए, कोई ए है जिसकी डिमांड इट राइजेस फ्रॉम 4 kg टू 6। जो डिमांड है हमारी वो कितनी हो गई, 4 से बढ़ के 6 हो गई, यानी कि ये हो गया Q0 और ये हो गया मेरा Q1। आगे बढ़ो, एक्सप्रेस योर ओपिनियन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ इलास्टिसिटी, आपको बताना है नेचर पूछे दैट मीन्स वो एग्जैक्ट कोएफिशिएंट नहीं पूछ रहा है, पहले आप एग्जैक्ट कोएफिशिएंट निकाल दो, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल दो, फिर आप बताओ ये लेस देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है, ये यूनिटी है, इन्फिनिटी है, जीरो है, ये क्या है, ये आपको बताना है। अच्छा, उसके बाद पार्ट 2 करेंगे, लेकिन पहले पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 1 सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या निकालोगे, डेल्टा क्यू, फिर क्या निकालोगे, डेल्टा पी। तो डेल्टा क्यू बताओ क्या आएगा, मैम डेल्टा क्यू आ जाएगा आपका Q1 माइनस Q0, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट निकालो, ये कितना आ जाएगा मैम, ये आ जाएगा हमारा P1 माइनस P0, मतलब कि 4 माइनस 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, साथ साथ देखो जब भी क्वेश्चन को करोगे इसी फॉर्मेट में करना, सो दैट आपकी एक प्रैक्टिस बनेगी, फॉर्मूला बार बार रिकॉल होगा। डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी, आगे माइनस का सिंबल लगा होता है, इनटू पी बाय क्यू। इस पी का मतलब क्या होता है कि 0 और ये भी क्यू 0, लगाओ इसको फॉर्मूले में। डेल्टा क्यू कितना है हमारे पास 2 और ये कितना है माइनस का 1, यहाँ पे भी माइनस होता है, इंटू P0 5 Q0 4। चलो सॉल्व करो, कितना आएगा, माइनस से माइनस कट गया, 5 2 10 और ये आ गया 4, तो अराउंड ये आ जाएगा हमारा 4 2 8 2.5। अब बताइए मुझे ये क्या हुआ, ये इलास्टिसिटी कैसी हुई मैम, मोर देन 1, ग्रेटर देन 1 भी हम इसको बोल सकते हैं। दिस इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन सभी बच्चा देखेगा और हर एक बच्चे को हम कसम नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप ये समझ लो कि कसम के बराबर बात बोल रहे हैं कि आप सबको ये क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में सॉल्व करना ही है और कमेंट बॉक्स में बताना है क्या आंसर आपने पाया, क्या आपका आंसर हमसे मैच हो रहा है या नहीं। If there is no change in the quantity demanded of a commodity X, ये कह रहे हैं बेटा कि जो क्वांटिटी डिमांड है इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा तो आप बताओ कि इलास्टिसिटी क्या आएगी। ये हम आपको ऑलरेडी सिखा चुके थे, अभी सिखाया था कि जब कोई भी हमारी डिमांड में चेंज ना हो तो इलास्टिसिटी क्या होती है, 0। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आएगा, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 बिकॉज नो चेंज इन डिमांड। क्लियर है, तो एक बार थम्स अप ओपी हो जाए, एक बार थम्स अप ओपी। आप ये बात ध्यान रखना, इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट करने से ज्यादा इस पे फोकस करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो छोटी छोटी सी 2 ही हैं, कितना उसमें दिमाग लगाओगे, कितना मैं उसको यहाँ पे पढ़ाऊं, लेकिन उसको यहाँ पे अप्लाई करना आना बहुत जरूरी है। तो अब एप्लीकेशन पे मैं सबसे ज्यादा टाइम लगाऊंगी क्योंकि पेपर में यहीं से क्वेश्चन आना है। सॉल्यूशन भी हमने दिया है बच्चों के लिए, जो बच्चे होमवर्क में करना चाहें तो वो ले सकते हैं। आइए, सपोजिंग द इनिशियल डिमांड वाज 100। इनिशियल डिमांड का मतलब क्या होता है मैम, ये होता है Q0, ये कितनी है 100, विद द राइज इन प्राइस बाय 5 रुपीज। इन्होंने कहा कि जो भाव है वो 5 रुपए से बढ़ गया, यहाँ पे क्या लिखा बाय, यानी कि 5 रुपए से बढ़ गया। द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज बाय 5, यानी कि ये तो हमें क्लियर कट पता है कि मैम Q0 पहले 100 रुपए हुआ करता था, फिर जब नया क्वांटिटी आई तो इन्होंने कहा कि 5 से घट गई, यानी कि ये कितना रह गया होगा घट के 95। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1.2
इन्होंने आपको ईडी दे रखा है, ईडी इज इक्वल टू कितना है 1.2, ये याद रखना, ये आपको गिवन है। और क्या गिवन है, फाइंड आउट द प्राइस बिफोर द चेंज इन डिमांड। इन्होंने आपसे कहा कि आपको प्राइस निकालना है, मतलब कि आपको डिमांड के चेंज होने से पहले वाला प्राइस निकालना है। अब बताओ इसने क्या पूछा है, ये आपसे मेरा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ और बताओ इसने आपसे P1 पूछा है या P0 पूछा है, बताओ। मैम इसने कहा है कि फाइंड आउट द प्राइस, उस प्राइस को निकालो, फाइंड आउट द प्राइस बिफोर द चेंज इन डिमांड, मतलब डिमांड में जो चेंज हुआ वो वाला प्राइस मत बताओ, मतलब आपसे P1 नहीं पूछा गया है, आपसे बोला गया है कि P0 बताओ, P0 कितना आएगा। और आपसे बोला गया है कि इन दोनों के बीच में जो चेंज हुआ वो कितना हुआ 5, यानी कि डेल्टा P आपको ऑलरेडी दे रखा है। अच्छा, एक चीज याद रखना कि यहाँ पे ये जो क्वांटिटी डिमांड है ये क्या हुई है मैम, ये डिक्रीज हुई है, तो डेफिनेटली बात है कि प्राइस आपका इंक्रीज ही हुआ होगा। मतलब कि अगर ये P0 है तो मान लो ये 5 है, तो ये कितना हो गया होगा, बढ़ के 5 से बड़ा होगा, तो मैम ये 10 हो गया होगा। और जब आप इसको इसमें से माइनस करोगे 10 - 5 तो क्या आएगा, ये 5 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव 5 ही आएगा, नेगेटिव 5 मत कर देना, यहाँ पे -5 नहीं आएगा। कई बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि मैम ये जो प्राइस है हमारा ये 5 से बड़ा है, तो डेल्टा P 5 है ये तो पता है, लेकिन ये माइनस है या पॉजिटिव, तो ध्यान दो ये राइज हुआ है, ये बड़ा है तो ये पॉजिटिव 5 है। और यहाँ पे ये डिक्रीज हुआ है डिमांड। अब आप डेल्टा क्यू निकालो, देखो ये अपने आप आपकी माइनस में आ जाएगी। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 95 - 100, तो ये क्या आ गई -5। चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको गिवन ही है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। अब यहाँ पे डेल्टा क्यू कितना है मैम, ये हो गया -5, आगे भी माइनस लगा दो, -5, डेल्टा पी ये हो गया 5, आगे भी हमने माइनस लगा दिया, और ये कितना हो गया हमारे पास 1.2 इंटू पी बताओ कितना आएगा, पी मतलब P0 मैम ये तो नहीं पता, इसको एज इट इज लिख दो। Q0 बताओ, Q0 हो गया आपका 100। इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा मैम, ये आ जाएगा हमारे पास P0 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1.2, तो P0 कितना आ जाएगा, P0 आ गया मैम 120। यही आपसे पूछा था, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्या आया है ये 120। इज इट क्लियर, दिस इज योर आंसर। कुछ बच्चे हमारी क्लास में ऐसे भी होंगे जो महा आलसी टाइप होंगे, जो चाहते हैं कि मैम ये लिखना ही ना पड़े, तो हमने हर स्लाइड के साथ पीछे आंसर भी दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे साथ में। अ कंज्यूमर बाय 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स बाय, एक कंज्यूमर है कोई, एक ग्राहक है जो कि कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है मैम, 100 क्वांटिटी खरीद रहा है वाई की, एट अ 5 पर यूनिट, मतलब 5 रुपए के भाव पे वो 100 यूनिट्स खरीदता है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड्स इज 2। इन्होंने आपको बोला है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज 2, ये गिवन है। विल ही बी विलिंग टू बाय 140 यूनिट्स ऑफ, मतलब बोल रहे हैं एट वॉट प्राइस, मतलब किस प्राइस पे ही विल बी विलिंग टू बाय 140 यूनिट, यानी कि ये तो क्लियर है कि ये बढ़ के कितनी हो गई 140। उन्होंने कहा ये प्राइस आपको निकालना है, ये प्राइस है P1, ये हो गया मेरा वॉट P0, ये क्या हो गया Q0, ये क्या हो गया Q1। अब ये हमें निकालना है। चलिए अब निकालो डेल्टा P और निकालो डेल्टा Q। तो डेल्टा Q कितना आ जाएगा 140 माइनस 100, ये कितना आ गया मैम, ये आ गया हमारा 40, 140 माइनस 100। यहाँ पे डेल्टा P या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि इसको x मान लें, तो क्या आ जाएगा x - 5, या फिर हम डायरेक्ट डेल्टा P ही वर्ड को यूज कर ले, तो वैसे भी आंसर आ जाएगा। मैं तो सिंपल करना चाहती हूँ, क्यों ही हम एक्स पैक्स की उलझन में उलझे। आइए हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कर लेते हैं, और आप भी एग्जाम में ऐसा कुछ आ जाए तो डेल्टा P की वैल्यू मत निकालना। अब ED इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P इंटू P डिवाइडेड बाई Q, और आगे आ जाता है मैम माइनस। ED कितना गिवन है, लिख लो वहां से उठा के जो गिवन है मैम, ये हो गया हमारे पास 2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Q 40 है, डेल्टा P नहीं पता है, इंटू P बताओ कितना है, P मतलब P0 मतलब 5, और Q0 कितना हो गया 100, यही है। हाँ मैम यही है, डन। फिर भी एक बार चेक कर लो कोई गलती ना हो गई हो।
140 में से 100 गया, ये आ गया हमारे पास 40, हमने 40 रख लिया, डेल्टा पी हमें पता नहीं है, और ये हो गया 5, ये हो गया ये। चलो सॉल्व करो अब, इसको कितना आएगा। यहाँ पे देखो मैम, इससे हम इसको काट सकते हैं क्या, बिल्कुल काट दो। ये हो गया 5 2 ज़ा 10, 2 से ये काट दो, ये कितना आ गया 2 2 ज़ा 4। तो ये कितना आ जाएगा फाइनली 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा पी, और ये आगे आएगा माइनस का सिंबल। अब इसको सॉल्व कर दो, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसे करें तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा पी इधर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1। इसको इससे डिवाइड कर दो, ये क्या आ जाएगा 1। आइए यहाँ पे मैम ये आगे माइनस का सिंबल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप लगा दो माइनस का 1। तो डेल्टा पी क्या हो गया आपका माइनस का 1। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होता है P1 माइनस P0, यही होता है डेल्टा पी क्या है माइनस का 1। P1 हमें मैम निकालना है, नहीं पता है, एज इट इज लिख लो, माइनस P0 क्या है 5। अब इसको इधर ले आओ तो ये कितना आ जाएगा मैम, ये माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू क्या आ गया P1। दिस इज योर आंसर। P1 कितना आएगा मैम 4 आ जाएगा। आओ मैच कर लो, क्या हमारे पास 4 आ रहा है, यस मैम, नया प्राइस हमारे पास कितना आ रहा है 4। सो दिस वन इज करेक्ट आंसर। इसको लिख लो अपना आंसर फाइनली। और ये सब बच्चे आप जरूर प्रैक्टिस करना। अब मैम आप ये बताओ कि आपने P1 को x क्यों नहीं माना। देखो अगर मैं यहाँ पे x मानती ना, फिर मैं यहाँ पे क्या लिखती x माइनस 5, फिर यहाँ पे भी x माइनस 5, फिर ये मैथमेटिकली इक्वेशन बन जाती, और जिन बच्चे के पास मैथ नहीं होगी उनको ये टिपिकल लगती। तो मैं हर एक बच्चे से बोलूंगी कि अगर ऐसा कुछ हो, P0 गिवन है, P1 नहीं गिवन है, तो आप डेल्टा P निकालने की गलती मत करना। आप सीधे सीधे डेल्टा P निकाल लो और डेल्टा P का फॉर्मूला लगा दो, फिर ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम लोग। चलिए आ जाइए करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा आप सबके लिए। चलो पढ़ो इस क्वेश्चन को। द डिमांड बाय अ कंज्यूमर फॉर अ कॉमोडिटी डिक्लाइन बाय 10%। इन्होंने आपको सीधे सीधे क्या दे रखा है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड गिवन है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड आपको गिवन है, जो कि कितने के बराबर है मैम, ये 10% हमें ऑलरेडी गिवन है। इट्स प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 5 to 6 रुपीज। जो प्राइस है, जो भाव है, वो 5 रुपए से बढ़ के कितना हो गया मैम, भाव हो गया 5 रुपए से बढ़ के 6, यानी कि P0 कितना था 5 और P1 कितना हो गया, P1 हो गया मैम 6। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी, आपसे बोला है कि प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करो। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड गिवन है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैलकुलेट कर लो। परसेंटेज चेंज इन प्राइस मैम कैसे कैलकुलेट होगा, P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। बताओ कितना आएगा, P1 6 माइनस 5 डिवाइडेड 5 इंटू 100, ये कितना हो गया 1/5 इंटू 100। बताओ कितना आएगा मैम, ये हो जाएगा हमारा 20%। कितना आ गया 20%। अब क्या करोगे, ED इज इक्वल टू क्या होता है, ED इज इक्वल टू होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये कितना है 10% और ये कितना आ गया मैम 20%। आंसर कितना आ जाएगा बताओ, इसको सॉल्व कर दो, इसका आंसर लिख देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, पढ़ो इस क्वेश्चन को सभी बच्चे। अ कंज्यूमर बाय अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एट अ प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट। जब कंज्यूमर गुड्स को खरीदता है तो कितने पे खरीदता है, एट अ प्राइस 10 पर यूनिट। उन्होंने क्या बोला, व्हेन द प्राइस फॉल्स ₹2.8, जो प्राइस है वो घट के 8 रुपए हो गया, तो नया प्राइस कितना हो गया 8, पुराना प्राइस कितना था 10। शी बाय 40% मोर क्वांटिटी, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उन्होंने क्या कहा कि जो कंज्यूमर है वो 40% ज्यादा क्वांटिटी खरीदता है, यानी कि चेंज परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज चेंज, देखो बस वर्ड्स घूमे हुए हैं, पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना दे दिया 40। अब आपको ये पता लगाना है, उसने क्या कहा है कि अगर प्राइस चेंज होता है तो उसकी डिमांड भी चेंज होती है, और डिमांड में जो चेंज आपको बताया है वो परसेंटेज की फॉर्म में बताया है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है 40। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो आप निकाल ही सकते हो, कैसे निकालते हैं, P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। बताओ कितना आएगा, P1 है 8, ये हो गया 10 और ये कितना हो गया मैम 10, यहाँ पे क्या आ गया इंटू 100, तो 2/10 इंटू 100। बताओ जल्दी से कितना आएगा। चलिए तो ये क्या आ जाएगा हमारा, जो भी आंसर होगा यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, वो क्या होगा आपका मैम, वो होगा हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
तो जो चेंज हम निकालेंगे उसको हमें वापस से डिवाइड भी करना पड़ेगा, याद रखना 40% डिवाइडेड बाई ये जो मैंने यहाँ पे फिगर लिखी है 2y10 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर दो, 40% डिवाइडेड बाई 1 और नीचे क्या आ जाएगा, ये हो गया मैम 20%, और इसको हम इससे काट देते हैं तो कितना आ जाएगा मैम 2। तो यहाँ पे जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगी वो कितनी आएगी 2। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है 2, और आप यहाँ से मैच भी कर सकते हो। चलो आ जाइए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। A consumer buy 18 units of goods X at a price of ₹9 per unit। मतलब कंज्यूमर 18 यूनिट कब खरीदता है, जब भाव कितना होता है 9 रुपए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्होंने आपको ईडी दे दी, ईडी कितनी है मैम -1, तो एक ही बात है +1 लिख लो। हाउ मेनी यूनिट्स द कंज्यूमर विल बी बाय एट अ प्राइस ऑफ 10। इन्होंने कहा कि भाव बढ़ के 10 रुपए हो जाएगा तो कंज्यूमर कितनी यूनिट्स खरीदेगा। मतलब आपको Q0 दे रखा है, Q1 आपसे पूछा गया है, P0 आपको दे रखा है, P1 आपको दे रखा है, और आपको इलास्टिसिटी भी दे रखी है। चलो जल्दी से बता दो डेल्टा क्यू कितना आएगा। मैम डेल्टा क्यू को तो हम एज इट इज ही लिख लेंगे, आपने कहा था इक्वेशन से बचना है तो एक्स मत लिखना, और डेल्टा पी को हम बोलेंगे 10 - 9, तो ये हो जाएगा 1। 10 माइनस का कितना आ जाएगा 9, तो ये कितना हो जाएगा 1। आइए अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। आगे आएगा माइनस, इधर आ गया 1। अब सॉल्व करो इसको, 1 इज इक्वल टू कितना आएगा मैम डेल्टा क्यू बताओ। डेल्टा क्यू तो आपने कहा था एज इट इज लिखने को, डेल्टा पी बताओ 1 इंटू पी 9 18, बताओ कितना आएगा मैम। ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/2 और इधर आएगा 1, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1/2, यहाँ पे डेल्टा भी लिख दो, तो ये कितना आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू माइनस का 2। अब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है Q1 माइनस Q0, ये क्या हो गया माइनस का 2। Q1 कितना है, Q1 बताओ। Q1 मैम नहीं पता है, यही निकालना था। Q0 कितना है 18, ये माइनस का इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16, तो Q1 कितना आ गया 16। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। चलो आगे बढ़ू, यस मैम डन, हाँ जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा, पढ़ो इसे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड्स इज -1 when its price per unit falls by 1 rupee and its demand rise by 16 to 18, कैलकुलेट दी प्राइस बिफोर चेंज। ये तो सेम अभी कराया था वही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं समझा के आपको होमवर्क में दूंगी। चलो समझो क्या बोला है, प्राइस इलास्टिसिटी दे दिया आपको, ईडी दे दिया, व्हेन इट्स प्राइस पर यूनिट फॉल्स बाय 1, इन्होंने सीधे सीधे आपको क्या दे दिया डेल्टा पी। डेल्टा पी ये बोल रहे हैं कि 1 रुपए से भाव गिर रहा है, 1 रुपए से भाव गिर रहा है, तो याद रखना डेल्टा पी आपका बेटा माइनस में निकल के आएगा। मैम ये बात नहीं समझ आई, मान लो आपका पहले प्राइस था P0 5 रुपए, इन्होंने कहा कि भाव गिर रहा है, तो P1 कितना हो गया गिर के 4। अगर आप डेल्टा पी निकालोगे तो क्या आएगा P1 माइनस P0, मतलब कि 4 - 5 क्या आएगा माइनस का 1 आएगा ना। तो याद रखना जब भी प्राइस गिर रहा हो और आपको डेल्टा पी गिवन हो तो आप ध्यान से ये सिंबल लगाना, अगर गिर रहा है तो माइनस का सिंबल और अगर बढ़ रहा है तो प्लस का सिंबल। यही बस एक ध्यान देने वाली बात थी। डेल्टा क्यू बताओ कितना आएगा, आप तो सीधे सीधे बता दो। डिमांड राइजेस फ्रॉम 16 to 18, यानी कि 18 - 16, ये कितना आ गया 2। आपसे बोला है कैलकुलेट द प्राइस बिफोर चेंज, आपसे बोला है कि P0 बताओ, P0 आपसे पूछा गया है। चलो आ जाइए, यहाँ पे लिखो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा मैम ईडी। ईडी कितना दे रखा है, ईडी है 1, और यहाँ पे माइनस का सिंबल जरूर लगा देना वरना गलत हो जाएगा। माइनस डेल्टा क्यू 2, डेल्टा पी माइनस का 1 इंटू पी कितना है मैम, पी तो नहीं पता है, यही तो निकालना है हमें, और Q0 हमें पता है ये कितना है 16। चलो सॉल्व कर दो अब इसको, इससे ये कट जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2P0 डिवाइडेड बाई 16, 2 8 ज़ा 18, तो P0 कितना आ गया आपका 8, यही आपसे पूछा था, दिस इज योर आंसर। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। मैम आप तो कहते होमवर्क में दोगे, हमने सोचा करा ही देते हैं, पेपर में एज इट इज क्वेश्चन आएगा।
डेफिनेटली आएगा, क्योंकि बच्चा डेल्टा पी तो ले लेते हैं लेकिन बच्चा माइनस का डेल्टा पी नहीं ले पाते। बच्चा ये भूल जाता है कि यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाऊं या प्लस का। तो याद रखना, अगर फॉल हो रहा है, चाहे क्वांटिटी हो चाहे प्राइस हो, हमेशा माइनस में डेल्टा निकलेगा, और अगर इंक्रीज हो रहा है, चाहे प्राइस हो चाहे क्वांटिटी, तो पॉजिटिव डेल्टा। When the price of a goods falls from 10 to ₹8, its demand rise from 20 to 40। ये कह रहे हैं कि जो प्राइस है वो गिर के कितना हो गया, 10 से 8, and the demand 20 to 24। What you can say about the price elasticity of demand through the total expenditure method। इन्होंने total expenditure method की बात कर दी। देखो खेल गए ना ये गेम, इस मेथड से सॉल्व करो। ये क्या हो गया प्राइस, ये क्या हो गया क्वांटिटी। टोटल एक्सपेंडिचर बताओ कितना आएगा मैम, ये आ जाएगा हमारा 200, और ये कितना था हमारा 8 × 24, बताओ कितना आएगा 192। फिर से कर लो, ठीक है जी। यस मैम। अब बताओ मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, सोच के बताओ क्या हो रहा है, सोचो। सोच के बताओ क्या हो रहा है मैम। जो प्राइस है हमारा वो घट रहा है, और जो एक्सपेंडिचर है वो भी हमारा गिर रहा है। मतलब जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या होता था मैम, E < 1। दोनों सेम, जब ये दोनों जब सेम डायरेक्शन में जाते हो तो क्या होता है मैम, E < 1। चलो आगे बढ़ जाएं। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक्सपेंडिचर मेथड से। व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड्स राइज फ्रॉम 10 to 12, जो भाव है हमारा वो 10 से बढ़ के 12 हो गया, एंड इट्स डिमांड फॉल बाय 25 to 20। सॉल्व करो कितना आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लो। ये आ जाएगा 250, ये आ जाएगा 240। प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, खर्चे क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। कैसा डायरेक्शन हो गया, इनवर्स डायरेक्शन। तो क्या होता था, E > 1, E > 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, a consumer buy 27 units of a goods at a price of 10 per unit। when the price fall to 9 per unit, the demand rises to 30 units। what you can say about the elasticity। फिर से वापस क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये सबसे इजी मेथड होता है, बच्चा इसी से घबराता है, पता नहीं क्यों। सबसे इजी मेथड अगर इतिहास में कोई है ना तो वो यही है। बस देखना ही तो है, टोटल एक्सपेंडिचर को देख के पता लगा लो। कांस्टेंट है 1, उल्टा चल रहा है >1, सीधा चल रहा है <1। हो गया आंसर। इससे इजी क्या होगा, अ कंज्यूमर बाय 27 यूनिट्स एट ऑफ अ गुड्स एट अ प्राइस ऑफ 10। ये क्वांटिटी हो गई, ये प्राइस हो गया। व्हेन द प्राइस फॉल टू 9, द डिमांड राइज टू 30। चलो बताओ कितना आ जाएगा, 270। ये कितना आ जाएगा, 9 3 27, 270 टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस कम ज्यादा हो रहा है, खर्चे क्या है, रिमेन सेम। ये क्या आ गया, E = 1। डन। यस मैम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी निहायत ही इजी क्वेश्चन की प्रवृत्ति में आता है। क्या बोला है, व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड्स फॉल्स फ्रॉम 15% यूनिट टू 12%। इन्होंने कहा कि जो प्राइस है ना वो फॉल हो रहा है हमारा 15 पर यूनिट से 12 पर यूनिट, एंड इस डिमांड राइजेस बाय 25%। डिमांड 25%, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस आप निकाल सकते हो। तो यहां से कैसे निकालोगे, मैं सिर्फ हिंट दूंगी इसमें, P1 - P0 डिवाइडेड बाय P0 × 100। तो ये क्या आ जाएगा आपका, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है ही, इसको इससे डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट है जी। यस मैम। चलो इस क्वेश्चन को करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन देख रहे हैं आपके लिए। हाँ चलो ये करो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स इज। अब इन्होंने आपको इलास्टिसिटी दे दी। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन प्राइस दैट विल बी रेज द डिमांड फ्रॉम 20 यूनिट्स टू 30। इन्होंने आपको देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑलरेडी दे दिया। फॉर्मूला क्या होता था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डी बोले तो डिमांड, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन पी बोले तो प्राइस। अब इन्होंने यहाँ पे बोला है कि निकालो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको मैंने x मान लिया, और इन्होंने कहा है कि जो डिमांड है उसमें चेंज कितना आ रहा है,
20 यूनिट से बढ़ के 30 हो गई, तो ये क्या हो गया मेरे पास Q0, ये क्या हो गया मेरे पास Q1। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकालते हैं हम, Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाई Q0 इंटू 100। तो ये आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा यहाँ रख देना, डिवाइडेड में x हो जाएगा, और प्राइस इलास्टिसिटी कितनी है 1 इज इक्वल टू, यहाँ से जो भी फिगर आएगी उसको यहाँ रख देना, डिवाइडेड बाई x, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलिए इसके बाद हम एक क्वेश्चन आपको और कराते हैं, बहुत ही बढ़िया सा, आओ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए ये रहा, देखते हैं आपसे होता है कि नहीं। अब हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर डाली, अब आपको ना होमवर्क में ढेर सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अ कंज्यूमर स्पेंड ₹60 ऑन अ गुड प्राइस एट 5 पर यूनिट। कंज्यूमर जो खर्चा कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, वो कितना कर रहा है 60, और एक यूनिट का भाव कितना है 50। प्राइस इन्होंने कहा फॉल्स बाय 20, ओ माय गॉड, इन्होंने कहा कि व्हेन प्राइस फॉल्स बाय 20%। अब 5 का 20% बताओ मुझे कितना होगा, 5 का 20% बताओ मुझे कितना होगा, 5 का 20%, तो मैम ये हो जाएगा 1। 5 का 20% कितना होगा 1 हो जाएगा, यस मैम। तो इन्होंने कहा कि जो प्राइस है वो 20% से माइनस कर दो, 5 का 20% निकालो 1 आएगा, प्राइस कितना आ जाएगा P05 हो गया, P1 कितना आएगा मैम 5 माइनस 1, क्लियर। तो नया प्राइस कितना आ गया, नया प्राइस आ गया मैम 4। बस यही इसमें एक बढ़िया लाइन थी कि हमें P1 निकालना था। P1 में उन्होंने बोला कि जो P1 है वो 20% से रिड्यूस्ड हो गया, तो हमने पुराने वाले प्राइस का 20% किया, 1 रुपया आया, तो 5 में से 1 कर दिया तो नया प्राइस आया। अगर ये बोलते कि ये इंक्रीज हो गया तो हम 1 रुपया इसमें जोड़ देते। आगे देखो, कैलकुलेट दी, अच्छा आगे देखो, द कंज्यूमर कंटिन्यू टू स्पेंड 60 ऑन द गुड्स। कंज्यूमर अभी भी कितना खर्च कर रहा है मैम 60 कर रहा है। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय परसेंटेज चेंज मेथड। अब यहाँ पे क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, निकालो, कैसे निकालोगे, इसको इससे डिवाइड करो, कितना आएगा मैम 12, 4 को डिवाइड करो इससे कितना आएगा 15। अब प्राइस गिरता है क्वांटिटी बढ़ती है, तो ये हो गया हमारे पास Q0, ये हो गया हमारे पास Q1, ये हो गया P0 P1, डेल्टा P बताओ कितना आएगा 4 माइनस 5 मतलब माइनस का 1, यहाँ बताओ डेल्टा Q कितना आएगा 15 माइनस 12 मतलब 3। इलास्टिसिटी हमें ऑलरेडी नहीं दे रखी, हमें निकालनी है इलास्टिसिटी, डेल्टा Q डिवाइडेड बाई डेल्टा P इंटू पी बाई क्यू। अब इसके आगे तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना, कर सकते हो, वैल्यू ही तो भरनी है, सब कुछ तो गिवन है, यस मैम। डेल्टा Q कितना है, डेल्टा Q मैम 3 है, 3 डेल्टा P माइनस 1 इंटू P, यहाँ से लिख लो 5, Q कितना है बेटा, Q है मैम 12। अब सॉल्व कर दो, बस अब इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा आपका। आगे बढ़ू, यस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अ कंज्यूमर स्पेंड 100 रुपीज ऑन अ गुड्स प्राइस एट अ 4, when its price falls by 25%, the consumer spends 75 on goods. कैलकुलेट, सेम क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आप सब बच्चे होमवर्क में करोगे और कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बोला है कि जो अब प्राइस फॉल हो रहा है वो 25% से हो रहा है। उस वाले केस में 20 से हुआ था, यहाँ पे 25 से हो रहा है, यहाँ पे कितने से हो रहा है 25 से हो रहा है। बाकी सेम वही क्वेश्चन है, आपको P0 P1, पहले P का यूज करके P1 निकालोगे, एक्सपेंडिचर गिवन है, एक्सपेंडिचर होता है P इंटू Q, इसका यूज करके आप क्या निकालोगे Q0 और Q1, और फिर अपने फॉर्मूला में लगा दोगे। ये आपका हो गया बेटा जी होमवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे कराना चाहते हैं, कौन सा कराएं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे, बेसिकली क्वेश्चन तो अथा है लेकिन वही करा रही हूं अभी जो आपके लिए बहुत ज्यादा नीडी क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। आइए ये क्वेश्चन देखो, अ कंज्यूमर स्पेंड ₹60 ऑन अ गुड्स प्राइस ऑफ ₹1 पर यूनिट, व्हेन द प्राइस राइजेस बाय 100%,
अगेन सेम क्वेश्चन है बेटा, ये भी होमवर्क में करोगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो प्राइस है वो 100% से बढ़ गया, पहले 20% से बढ़ा, फिर 25 से बढ़ा, अब 100% से बढ़ रहा है। तो आपको P0 भी गिवन है, P1 100% से बढ़ गया, तो जितना था ठीक उसका उतना ही एड ऑन हो जाएगा। अगर 1 रुपये था तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 4 हो जाएगा, 4 है तो 8 हो जाएगा। तो P0 गिवन है, P1 आप निकाल लोगे, और एक्सपेंडिचर गिवन है तो उसका यूज करके आप Q0 और Q1 भी निकालोगे। फिर सेम क्वेश्चन है, होमवर्क में करना। आइए एक ये वाला क्वेश्चन आप सभी बच्चे करो, देखो इसमें क्या है। When the price of commodity A falls from 10 to 5, इन्होंने कहा कि जो प्राइस है वो 10 से गिर के 5 हो गया, इट्स क्वांटिटी डिमांड डबल, कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट व्हाट प्राइस विल इट्स क्वांटिटी डिमांड फॉल बाय 50%। दो चीजें आपसे पूछी गई हैं इस क्वेश्चन में। पहली चीज कि एक तो आपसे बोला है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताओ, दूसरा एट व्हाट प्राइस विल इट्स क्वांटिटी डिमांडेड फॉल बाय 50%। दूसरा आपसे बोला गया कि कितने प्राइस पे, कितने भाव पे कि जो हमारी क्वांटिटी डिमांड है वो 50% से गिरेगी। तो सबसे पहले पहला वाला पार्ट करो। पहले वाले पार्ट में क्या निकालोगे? मैम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने को बोला हुआ है, करो इसे। तो सबसे पहले तो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही निकालना है, तो कैसे निकालोगे? व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम 10 to 5, इन्होंने प्राइस को तो आपको बता दिया कि जो हमारा प्राइस है वो 10 से कितना आ गया 5, यानी कि ये हो गया मेरा P0, ये कितना हो गया मेरा P1। इट्स क्वांटिटी डिमांड डबल, इन्होंने कहा कि जो क्वांटिटी डिमांड है वो डबल हो जाती है, डबल हो जाती है, इसका मतलब सीधे सीधे वो 100% चेंज आ जाता है उसमें। ये गिरा है तो ये 100% से बढ़ गई, इसका मतलब हमें परसेंटेज चेंज इन डिमांड गिवन है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना हो गया मैम? 100%। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस आप निकाल सकते हो मैम, कैसे निकालें? P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100, पुट करो वैल्यू, कितना आ जाएगा? 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, बताओ कितना आएगा मैम? 5, ये आ गया 10 इंटू 100, कितना आ जाएगा मैम? ये आ जाएगा हमारा 50%। कितना आ गया? 50%। तो डिवाइड कर दो, 100% डिवाइडेड बाई 50%, आगे माइनस का सिंबल तो रहेगा ही रहेगा। ये फॉर्मूला जब हम लगाते हैं ये वाला तो आगे माइनस का सिंबल रहता है, तो ED इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मैम? 2। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ गया? 2। अब आइए आगे क्या बोला है? आगे उसने बोला है एट व्हाट प्राइस, कि किस प्राइस पे विल इट्स क्वांटिटी डिमांड फॉल बाय 50%। इन्होंने कहा कि किस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड 50% से गिरेगा, यानी कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड तो हमें गिवन ही है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना है हमारा मैम? ये हमें दे दिया 50%। चलो अब उन्होंने कहा कि प्राइस हमें नहीं पता है, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमें नहीं पता है, हमें ये निकालना है। यहाँ पे आओ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी कितनी है? 2। अब मुझे बताओ जरा इसे कैलकुलेट करके कि कितना आएगा मैम? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमारा आ जाएगा 50% डिवाइडेड बाई 2, यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ जाएगा मैम 2। अब इन्होंने कहा कि कितने प्राइस पे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, एट व्हाट प्राइस विल इट्स क्वांटिटी डिमांड फॉल बाय 50%, मतलब कितने प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड 50% से गिरेगी। तो यहां पे हमने क्या बोला कि अगर भाव हमारा 25% से बढ़ जाए तो क्वांटिटी डिमांड हमारी 25% से गिर जाएगी। तो भाव पहले कितना था? प्राइस था मैम 10, प्राइस कितना था? 10, और 10 को बढ़ा दो कितने से? 10 का 25% से, तो नया प्राइस बताओ कितना आएगा? 10 प्लस 10 का 25% कितना हो जाएगा मैम? 10 का 25% अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5, तो नया प्राइस कितना आ जाएगा? 12.5। तो अगर मैं प्राइस को इतने से बढ़ा दूं तो मेरी क्वांटिटी डिमांड 50% से, अगर मैं प्राइस को इतने से बढ़ा दूं तो क्वांटिटी डिमांड इतने 50% से मेरी गिर जाएगी। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़े,
यस मैम। तो इसी के साथ हमारी क्लास होती है पूरी तरह से खत्म। देखो ये जो हमने अभी चैप्टर किया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि आप सभी बच्चों ने थियोरी ऑफ द डिमांड ऑलरेडी कवर कर लिया होगा। वन शॉट ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, डाल दिया गया है। हमने इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी को ही कवर किया है। प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर हमने इलास्टिसिटी की चर्चा की, इलास्टिसिटी किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ा, इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के कितने सारे तरीके हैं इसके बारे में पढ़ा, इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो प्राइस मेथड होता है वो आपके सिलेबस का हिस्सा है। अब प्राइस मेथड के अंदर भी सिर्फ दो ही मेथड हैं जो आपके पेपर में आने हैं, एक परसेंटेज चेंज मेथड, एक एक्सपेंसेस मेथड, आउटले मेथड भी जिसे बोला जाता है। अब परसेंटेज चेंज मेथड किसे बोलते हैं? परसेंटेज चेंज मेथड का हमारे पास अच्छा खासा एक फॉर्मूला था, लाइक डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी इंटू पी वाई क्यू, माइनस का सिंबल इसमें आ जाएगा। आउटले मेथड की अगर हम बात करें तो उसमें तीन ही तरह की इलास्टिसिटी निकलती है, या तो इज इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1। इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट तो देखो मैंने 3 मिनट में आपको वापस से रिकॉल करा दिया, लेकिन इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ईजी है, बट उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस बनाना टास्क है। क्वेश्चन बच्चे से बनता नहीं है, और वो तभी बनेगा जब कम से कम 25 से 30 क्वेश्चंस आप अपने हाथों से करके जाओ। अराउंड 20 क्वेश्चंस के आसपास तो मैंने आपको इस क्लास में कराया होगा, अब कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस आपको भी करके जाना है। तो आई होप अब आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करोगे, बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे होगे। मैं बहुत ज़्यादा टाइम इस यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, बहुत ही क्रिस्प करके, सो दैट आप इससे बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्चुअली रिवाइज करो। इस तरह से इस लेक्चर को डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि हमें भी पता है जनरली पेपर से 1 घंटा 1 रात पहले आप इस लेक्चर को देखते होगे, और बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं हाँ मैम 1 घंटे पहले, मैम 2 घंटे पहले। तो चलो ठीक है जी, आप सब बहुत बढ़िया से पेपर करके आना। होप इसमें से बहुत कुछ आपके पेपर से एकदम टकरा जाए। सभी कैटेगरी के क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए, जहाँ जहाँ से भी एग्जाम में उठते हैं, जो जो कीवर्ड उठते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलूँगी कि प्रैक्टिस करके ही जाना। तो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।